शॉपिंग कराओ रोज। मध्य प्रदेश के आलापुर शहर में रमेश का बड़ा सा घर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा मनोज और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। उसका एक बेटा बाहर विदेश में पढ़ने गया था। एक दिन सुबह के समय सुनीता किचन में खाना बना रही थी। चाय का पानी उबल रहा था और गैस से तड़के की महक आ रही थी। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर मनोज का कॉल था। सुनीता सुनो, मेरे पास विवेक का कॉल आया था। वो एयरपोर्ट पर ही है। मैं ऑफिस से आते वक्त उसे साथ लेकर आऊंगा। अरे वाह, 3 साल बाद मेरे प्यारे देवर जी घर आ रहे हैं। मैं अभी मम्मी पापा को ये खुशखबरी देती हूँ। हाँ, और सुनो, आज कुछ स्पेशल बनाना। आखिर मेरा छोटा भाई इतने टाइम बाद वापस आ रहा है। सुनीता खुशी खुशी किचन से बाहर आई। उसने दौड़कर कमला और रमेश जी को ये बात बताई। मम्मी जी, पापा जी, विवेक घर आ रहा है आज। मनोज एयरपोर्ट से उसे साथ लेकर ही घर आएंगे। अरे वाह, 3 साल बाद हमारा बेटा घर लौट रहा है। अब तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। चलो उसकी पसंद की चीज़ें तैयार करो। आज का दिन हम सब मिलकर उसके लिए खास बना देते हैं। घर में खुशी का माहौल बन गया। सबने मिलकर विवेक के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। उधर मनोज एयरपोर्ट से विवेक को पिक कर चुका था। दोनों भाई कार में बातें कर रहे थे। सालों बाद मिलने की खुशी उन दोनों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। तो मिस्टर विदेश रिटर्न, बहुत मस्ती कर ली तूने। अब मैं मम्मी से कहकर बहुत जल्दी तेरी शादी करवा दूंगा। क्या भैया, पहले मुझे शहर में थोड़ी सेटिंग तो करने दो। अभी अभी पढ़ाई ख़त्म की है। एक बार सेट हो जाऊं, ये सब तो होता रहेगा। अरे सेटिंग तो शादी के बाद भी हो सकती है। वैसे तेरे लिए एक लड़की देखी है मैंने, बड़ी सीधी सादी है। भैया, मेरी शादी तो ऐसी लड़की से होगी जो मॉडर्न हो, घूमने फिरने की शौकीन हो। बोरिंग लड़कियों से मैं दूर ही रहता हूँ। अच्छा, देखते हैं तेरी ये डिमांड शादी के बाद कितनी टिकती है। मनोज और विवेक घर पहुंचे। घर में जैसे ही उन दोनों ने कदम रखा, सबने खुशी से उनका स्वागत किया। विवेक सबसे मिलते मिलाते मस्ती करने के मूड में था। तभी वो अपनी भाभी के पास जाकर उससे मजाक में कहता है। अरे भाभी, ये तो वही साड़ी है ना जो आपने मेरे विदेश जाने के टाइम ली थी। ये तो बहुत पुरानी हो गई है और आप अभी तक इसे पहन रही हो। भैया, आपको शॉपिंग नहीं कराते क्या? हाँ हाँ, बस अब तुम ही सिखा दो अपने भैया को। वैसे तुम्हें क्या पता, हम तो पुरानी चीज़ों में भी खुश रहते हैं। भाभी, मैं आपकी तरह बोरिंग लड़की से शादी नहीं करूँगा। मेरी दुल्हनिया तो मॉडर्न होगी, घूमेगी फिरेगी और खूब शॉपिंग करेगी। भाई हो जाने दे तेरी शादी, फिर मैं देखता हूँ ये सब कैसे होता है। अरे आप घर आया है तो पहले आराम कर ले, शादी की बातें बाद में करेंगे। और सुनो, अपनी भाभी को परेशान करना बंद कर लो, वरना वो खाना बनाना बंद कर देगी। सब हंसी मजाक में डूबे हुए थे। लेकिन विवेक के मजाक से सुनीता बुरा मान गई और चुपचाप रसोई में जाकर अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद विवेक ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ली। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़की और उसके परिवार वालों से बात करने के बाद विवेक ने मना कर दिया। विवेक, वो लड़की तो कितनी अच्छी थी, मना क्यों कर दिया तुमने? मम्मी, मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए जो मेरे साथ घूमे, मौज मस्ती करे और खूब शॉपिंग करे। अरे वाह, इतनी सारी शर्तें हैं तुम्हारी। ये तो तुम्हें पूरी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं ऐसी लड़की के लिए सारे पापड़ बेल लूँगा भाभी। तो सही है विवेक, अब हम शरीफ लड़कियों का रिश्ता देखकर उनको परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए अब मॉडर्न लड़की ही देखेंगे हम, बस। भाभी, मैं आपकी तरह सीधी सादी लड़की से शादी नहीं करूँगा, वो तो बोरिंग हो जाएगी। अरे तुम दोनों ना हमेशा लड़ते रहते हो। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी भाभी की बहन से शादी कर लो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद एक रिश्तेदार के जरिए विवेक के लिए एक और रिश्ता आया। परिवार के दोनों पक्षों ने तय किया कि पार्क में मिलेंगे। वहाँ विवेक की मुलाकात अंजलि से हुई। मैं डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ और ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। वाह, आप तो मेरी पसंद पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। देख ले विवेक, तेरी मॉडर्न दुल्हनिया मिल गई ना, अब क्या कहना है तेरा? अंजलि अच्छी है ना विवेक? अब तुम मुझे ताने मत मारना और खुद अपनी बीवी को संभालना। लड़की तो मुझे भी अच्छी लग रही है। अब जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। विवेक और अंजलि की शादी तय हो गई और धूमधाम से शादी होने के बाद अंजलि ससुराल आ गई। अंजलि के ससुराल आते ही घर में खुशी और मस्ती का माहौल बन गया। सुनीता और अंजलि के बीच अच्छे रिश्ते बन गए। भाभी, मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गई हूँ ना, मैंने शॉपिंग की है। अंजलि, अब तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना तो मेरे देवर जी की जिम्मेदारी है। कहो ना विवेक से कि मुझे शॉपिंग कराने लेकर चलो। हाँ भाभी, लेकिन आपके देवर जी तो खुद इतना बिजी रहते हैं, मुझे खुद जाना पड़ेगा।
भाभी अब मेरी बीवी को ताने मत मारिए, ये मॉडर्न है, खुद ही सब कर लेगी। चलो अब तो घर में 2-3 शॉपिंग पार्टनर हो गए, तुम सब मिलकर ही शॉपिंग कर लेना। विवेक, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है बेटा, बहू अकेले बाहर नहीं जाएगी। अगर उसे शॉपिंग करनी है तो तुम उसे लेकर जाओ। ठीक है माँ, मैं ही से लेकर जाऊंगा। तुम कह रहे थे ना तुम सारे पापड़ बेल लोगे, अब पहले अपना पहला शॉपिंग का पापड़ बेल कर दिखाओ। मनोज के मजाक से घर का माहौल और भी मज़ेदार हो गया। सुनीता और विवेक के बीच की नोक झोंक ने रिश्ते को और भी मज़ेदार बना दिया। शादी के कुछ दिन बाद अंजलि ने अपनी अलमारी से जीन्स टॉप निकाली और पहनकर घर में घूमने लगी। सुनीता ने जैसे ही उसे देखा तो वो थोड़ा चौंक गई। अंजलि, शादी के बाद बहुएं थोड़ा सा ढंग का पहनावा रखती हैं। साड़ी या सलवार सूट पहनोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाभी, मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, वैसे भी मैं ऐसे ही पहनती हूँ, तो अब क्यों बदलूं? देखो देवरानी जी, ससुराल का माहौल अलग होता है, ऐसा पहनोगी तो लोग क्या कहेंगे? अंजलि और सुनीता के बहस की आवाज़ सुनकर विवेक अपने कमरे से आते हुए अंजलि की साइड लेकर कहता है, भाभी, अंजलि मॉडर्न लड़की है, ये वैसी ही रहेगी जैसे ये पहले अपने घर पर रहती थी। आपको इससे कुछ भी कहने या इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। विवेक, मॉडर्न होना अपनी जगह सही है, लेकिन घर के बड़ों का मान भी तो रखना ज़रूरी होता है। सुनीता बहू, चिंता मत करो, इन दोनों को समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। अभी इन्हें जो करना है करने दो। धीरे धीरे अंजलि की शादी का पहला हफ्ता पूरा हो गया। एक हफ्ता पूरा होते ही उसके दिमाग में विक एनिवर्सरी मनाने का ख्याल आया और उसने विवेक से शॉपिंग और गिफ्ट की डिमांड रख दी। विवेक, आज हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया है, क्या आज हम बाहर डिनर पर नहीं चलेंगे और तुम मुझे वीक एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं दोगे? क्या कहा? वीक एनिवर्सरी? ऐसे भी कोई मनाता है क्या? तो तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगे? ठीक है, मैं माँ को बोल दूंगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे बाबा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर पर चलते हैं। अब उन दोनों ने बड़े होटल में साथ में कैंडल लाइट डिनर किया, गिफ्ट्स खरीदे और देर रात मौज मस्ती करके घर लौटे। जैसे ही सुनीता ने डोरबेल की आवाज़ सुनी, उसकी नींद टूट गई और उसने जब टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो चिढ़कर दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, रात के 2 बज रहे? इतनी देर से आना सही नहीं है विवेक, तुमको टाइम का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है क्या? भाभी, बाहर गए थे ना हम लोग, टाइम का ध्यान नहीं रहा। वैसे भी आज हमारी फर्स्ट वीक एनिवर्सरी थी। सुनीता ये सुनकर चिढ़ जाती है और मनोज के पास अपने कमरे में आ जाती है। मनोज गहरी नींद में सो रहा था, तभी सुनीता गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। सुनो, उठो मनोज, इन दोनों को समझाओ, ऐसे रात के 2 बजे घर लौटना अच्छा होता है क्या? हाँ बहुत अच्छा है, घर तो आ गए ना, अब मुझे सोने दो भाई। आप ना हमेशा इनकी ही तरफदारी करते रहते हो, देख लेना ये आदतें आगे जाकर घर का माहौल बिगाड़ कर रख देगी। हाँ हाँ बिगाड़ेंगे ज़रूर, पर अब मुझे सोने दो यार, और तुम भी सो जाओ प्लीज़। एक दिन अंजलि और सुनीता घर का सामान खरीदने बाजार गई थी। सामान लेने के बाद लौटते हुए अंजलि ने रास्ते में देखा कि शहर में एक नया मॉल खुला है। वो तुरंत नए मॉल में शॉपिंग करने का सोचकर एक्साइटेड हो गई। भाभी देखो, ये नया मॉल कितना बड़ा है, मुझे तो यहाँ शॉपिंग करनी है। वाह भाई, लो शहर में एक और जगह तुम्हारे घूमने के लिए बन गई। जैसे ही अंजलि घर पहुंची, उसने तुरंत विवेक को कॉल करके मॉल जाने की जिद की। हेलो विवेक, तुमको पता है अपने शहर में एक नया मॉल खुला है, मैंने आज ही देखा, मुझे उस मॉल में शॉपिंग करने जाना है, आज शाम को चलेंगे? अरे यार मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तुम और भाभी चले जाओ। ना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है और तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम मॉल जाओ, मैं ऑफिस से सीधे वहीं आ जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, तुम जल्दी घर आओ, फिर साथ में चलेंगे। विवेक घर आया, लेकिन अंजलि ने उसे चैन से 1 गिलास पानी तक नहीं पीने दिया। वो तैयार खड़ी थी और जल्दी चलने को कहने लगी। ये देखकर सुनीता मज़े लेते हुए बोली, क्यों देवर जी, अब मज़ा आ रहा है ना शादीशुदा ज़िंदगी का? जल्दी से पानी पी लो और देवरानी जी को शॉपिंग पर ले जाओ। सुनीता बहू, यही होता है जब अपनी मर्जी की दुल्हनिया लेकर आओ। वैसे भी नई शादी है तो अभी इनका घूमना फिरना तो लगा रहेगा। अंजलि ने मॉल में खूब सारी शॉपिंग की। उसने महंगी ड्रेस खरीदी, फिर मूवी देखने की जिद की। दोनों देर रात घर लौटे। अगली सुबह सुनीता ने देखा कि विवेक और अंजलि के हिस्से का खाना बर्बाद हो गया है। ये देखकर वो गुस्से से चिल्लाने लगी। देखो अंजलि, अगर तुम दोनों बाहर खाना खाते हो तो पहले से बता दिया करो, मैं रोज़ रोज़ खाना बर्बाद नहीं कर सकती। भाभी, मैं कौन सी रोज़ बाहर जाती हूँ, और आप थोड़ा सा खाना वेस्ट होने से इतना बवाल क्यों कर रही हो? तुमको ये थोड़ा सा खाना दिख रहा है? सुनीता बहू, रहने तो ना। देखो अंजलि, अब जब भी तुमको बाहर खाना हो ना तो पहले से बता देना,
इस तरह खाना बर्बाद हो, ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है मम्मी जी। अब अंजलि को इतनी सी बात पे इतना गुस्सा आया कि उसके सिर में दर्द हो गया। विवेक ने उसे दवा लेने को कहा, लेकिन अंजलि ने मना कर दिया। फिर बोली, मेरा सिर दर्द तभी ठीक होगा जब तुम मुझे फिर से शॉपिंग करवाओगे। अरे ये क्या बात हुई यार? सोच लो मिस्टर हस्बैंड, अगर मुझे आज शॉपिंग कराने नहीं ले गए तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। विवेक अपने घर पर फालतू की लड़ाई या हंगामा करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मजबूरी में अंजलि को शॉपिंग करवाई। अंजलि की आदतें अब मोहल्ले की औरतों को खटकने लगी। एक दिन पड़ोसी ने कमला से शिकायत की। देखिए भाभी जी, आपकी बहू तो बहुत मॉडर्न है, रोज़ घूमने फिरने और शॉपिंग में लगी रहती है। ये सब ठीक नहीं है। कमला ने घर आकर ये बात रमेश और सुनीता को बताई। अब तो मोहल्ले की औरतें भी ताना मारने लगी हैं। सुनीता, तुम्हें ही कुछ करना होगा बेटा। मम्मी जी, मैं मनोज से बात करती हूँ, वो कुछ नहीं तो कम से कम विवेक को तो समझा सकते हैं। अगली सुबह दूसरी पड़ोसन कमला के घर आई और सीधे बहू अंजलि को लेकर शिकायत करने लगी। कमला पहले तो सब सुनती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी झुंझलाहट बढ़ने लगी। भाभी जी, आपकी बहू का पहनावा और तरीका दोनों ही हमारे मोहल्ले के हिसाब से ठीक नहीं है। रोज़ जीन्स टॉप पहनकर घूमने निकल जाती है, लोग बातें बनाने लगे हैं। अरे बहन जी, बहू अभी नहीं है, थोड़ी मस्ती कर रही है। ये तो हर नई दुल्हन करती है ना। भाभी जी, हमारी बहुएं भी नई थी, लेकिन उन्होंने तो आदर्श बहुओं की तरह रहना शुरू कर दिया। ये तो हर दिन नया ड्रामा करती है। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। अब आप ना मेरी बहू की चिंता करना छोड़ दीजिए। समझाना अपनी बहू को भाभी जी, क्योंकि लोग बातें बना बना कर मज़े ले रहे हैं। पड़ोसन की जाने के बाद कमला गुस्से में घर के अंदर आई। फिर उसने अंजलि को अपने पास बुलाया और उसे जोर से फटकार लगाई। अंजलि, ये क्या तरीका है? रोज रोज जींस टॉप पहनकर बाहर जाना जरूरी है क्या? तुम्हारी वजह से पड़ोस में बातें बन रही है। मम्मी जी, मैं तो बस घूमने जाती हूँ, इसमें इतना बुरा क्या है? बुरा यह है कि तुम ससुराल में हो, मायके में नहीं। बहुओं की तरह रहना सीखो, साड़ी पहनो, घर के काम में हाथ बटाओ। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे घर की इज्जत पर बात आए। मोहल्ले की औरतों के ताने क्या तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचते? अब से सुधर जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। कमला की डांट सुनकर अंजलि का मन उदास हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब शाम को जब विवेक घर आया तो उसने देखा कि अंजलि कमरे में चुपचाप बैठी है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। विवेक को ये देखकर उसकी चिंता होने लगी। अंजलि, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो और तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, सब मुझ पर गुस्सा करते हैं। अरे मुझसे तो बात करो, क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा क्या? हाँ, मम्मी जी ने मुझे सबके सामने डांटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। अरे बाबा, ऐसा कुछ मत सोचो। चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ, तुम खुश हो जाओगी। अगर घूमने से पहले शॉपिंग करवाओगे, फिर डिनर करवाओगे, तब मानूंगी मैं। विवेक ने अंजलि को मनाने के लिए उसकी बात मान ली। अब वो ये बात बताने सुनीता के पास गया। भाभी, मैं और अंजलि आज बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस महारानी से कहना कि इस बार साड़ी पहन कर जाए, ससुराल का कुछ तो लिहाज रखे। अरे भाभी, आप भी ना मजाक करती हैं, क्या दूंगा। ठीक है, लेकिन हमारी बात मानो, थोड़ा इनकी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाओ, वरना जल्दी ही घर बिकवाना पड़ेगा। अगली सुबह घर में एक क्रेडिट कार्ड का बिल आया। विवेक ने बिल देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत माँ और भाभी के पास भागा। माँ और भाभी, ये देखो, 1.5 लाख का बिल आया है, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या? 1.5 लाख? हमारी तो पूरे साल की शॉपिंग इतनी नहीं होती। अब भुगतो, तुमने खुद उसे सर पर चढ़ाया है। अब देखो, ये तुम्हारी मॉडर्न वाइफ तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। पर मॉम, मैं अब क्या करूं? पहले जाओ और बहू जी से पूछो इतनी शॉपिंग में खरीदा क्या है। और सुनो, आगे से शॉपिंग और अपने घूमने फिरने पर लिमिट लगा लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। पर अंजलि को तो इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से अपने कमरे में लेटी रही। एक दिन विवेक और मनोज किसी काम से बाहर जा रहे थे तो मनोज ने देखा विवेक बहुत परेशान और उदास है। उसने कार में बैठे बैठे ही विवेक को समझाना शुरू कर दिया। विवेक, तुम अंजलि की शॉपिंग पर रोक लगाओ, वरना जल्दी ही कर्जदार हो जाओगे। भैया, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे मना करने की हिम्मत नहीं हो रही। देखो, प्यार से समझाओ, उसे ये मत लगने दो कि तुम उसकी खुशी के खिलाफ हो। लेकिन भैया, मैं चाहकर भी उसको इन सब के लिए रोक नहीं पाता हूँ, कैसे करूँ ये? विवेक, तुम अपनी भाभी को देखो, महीने में 2,500-3 हज़ार की शॉपिंग करती है और उसमें से भी कुछ बचा लेती है। तुम्हें भी अपनी पत्नी को यह आदत डालना सिखाना होगा।
अब घर लौटने के बाद विवेक ने अंजलि को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अंजलि ने नई फरमाइश कर दी। विवेक, मेरा बर्थडे आ रहा है, इस बार मुझे ब्रांडेड गाउन चाहिए। अंजलि, थोड़ा खर्चा कम करो ना। अरे, तुम्हारा प्यार खर्च करने से तो दिखता है, तो क्यों रोक रहे हो? ठीक है, पर देखो ये लास्ट बार है। अगली सुबह सुनीता और कमला ने विवेक को चिढ़ाते हुए कहा, देवर जी महारानी को शॉपिंग पर ले गए थे, अब क्रेडिट कार्ड का क्या हाल है? अरे बेटा तुम जल्दी समझ जाओ, वरना ये बहू तुम्हारे साथ साथ हमें भी कंगाल कर देगी। माँ भाभी, अब मैंने ठान लिया है, धीरे धीरे अंजलि को बदल दूंगा। बस आप लोगों को इसमें मेरी मदद करनी है। ठीक है, लेकिन याद रखना शॉपिंग कम कराना आसान नहीं है, यही तो मेरी देवरानी जी की सुपर पावर है। सबकी हंसी मजाक के बीच विवेक ने ठान लिया कि वो प्यार से अंजलि को समझाएगा। अब उसने भी ये मान लिया कि ज़्यादा मॉडर्न वाइफ से शादी करके उसने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब वो अपने भाई के बताए रास्ते पर चलने लगा और उसने अंजलि को 1 महीने में केवल 1 बार शॉपिंग करने के लिए मना लिया। हाउसफुल, ये शंकरलाल का परिवार है जिसमें उनके 3 बेटे और पत्नी राम प्यारी है। शंकरलाल ने घर तो शहर में बना लिया है, लेकिन उनकी जड़ें आज भी गांव और उसकी पुरानी सोच से जुड़ी हुई है। देखो भैया, तुमने तो अपनी सारी ज़िंदगी शहर में रहकर बिताई है। तुम्हारे 3 बेटे हैं ज़रूर, लेकिन कोई गुरूर ना करना अपने बेटों पर। शहर में रहने वाले बच्चे सांझा चूल्हे में गुजारा नहीं करते, उन्हें तो अपनी अपनी गृहस्थी अलग अलग बसाने में आनंद आता है। इसलिए जितनी जल्दी सच को समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा। देखो बहन, जो तूने आज कह दिया आज के बाद कभी ना कहना। मेरी सौगंध है ये कि मैं अपने परिवार को हमेशा माला की तरह एक धागे में पिरो कर रखूँगा। अब उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। शहर में रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने संस्कार और जड़ें भूल जाएं। बहन की कही हुई बातें शंकरलाल के सीने में गहरे तक धंस गई थी। तीनों बेटे जवान हो रहे थे, इसलिए अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं कल को जब तीनों बेटों की शादी हो और उनकी दुल्हन घर में आए और बेटे अपनी अपनी अलग अलग गृहस्थी जमा ले तो वो तो घर में अकेले रह जाएंगे। इतना डर उन्हें अकेले रहने का नहीं था जितना समाज में थू थू होने का था। देखो भाग्यवान, तुम्हारे बेटे जवान हो रहे हैं। समय रहते ही इस घर को इस तरह के नक्शे से तैयार करवा लेते हैं कि कल को सारे बच्चों को यहाँ रहने में कोई समस्या ना हो। इसलिए इस स्टोर रूम को तोड़वा कर इधर एक कमरा निकलवा दो। छोटे का कमरा वहीं रहेगा। शादी से पहले तो ये तीनों एक ही कमरे में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे शादी होगी सबको अपना अपना कमरा तो चाहिए होगा ना। कैसी बात करते हैं जी, हमारे मकान में कहाँ इतनी जगह है कि तीनों बेटों को एक एक कमरा दे सकें। मैं तो कहती हूँ ऊपर मकान बनवा लीजिए, एक नीचे रहेगा, बाकियों को ऊपर का कमरा दे देंगे। कैसी मूर्खों वाली बात करती हो भाग्यवान तुम। कान खोल कर सुन लो, ऊपर का फ्लोर नहीं बनेगा। इस घर में सबको एक ही फ्लोर पर एक साथ एक ही छत के नीचे रहना होगा। तुम आज उन्हें फ्लोर अलग करके दोगे, कल को वो अपनी गृहस्थी अलग बसा लेंगे। बच्चों में गलत संस्कारों की नींव माँ बाप ही डालते हैं, इस बात का ध्यान रखना। पति की बातों का अब राम प्यारी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपने छोटे से मकान को तुड़वाकर 4 कमरे, हॉल, किचन और एक टॉयलेट बाथरूम बनवा लेती है। अब क्योंकि ज़मीन ही छोटी थी इसलिए तीनों बेटे के कमरे भी बहुत छोटे छोटे ही निकल पाए थे। कहते हैं ना, समय पर तो किसी का जोर नहीं चलता। धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ने लगा समय और बड़े बेटे सुधांशु की शादी हो गई। उसकी पत्नी सोना घर में आ गई। सोना का मायका मुरादनगर से कुछ घंटे की दूरी पर जामनगर में था, इसलिए जब भी उसके मायके से कोई शंकरलाल जी के यहाँ पधारता तो रात में रुक कर ही अगले दिन लौटता। सोना, वो सुधांशु बता रहा था कि तुम्हारे मायके से तुम्हारी बड़ी बहन और जीजा आ रहे हैं आज। जी माँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज मेरी दीदी, जीजा जी और उनका बेटा गट्टू हमारे घर आने वाले हैं। आपको पता है, इतना सा था गट्टू, तब से अपनी गोद में लेकर पाला है मैंने उसे। मेरा तो मन कर रहा है माँ जी, जब वो आए ना तो 2-4 दिन के लिए यहीं रोक लूँ उन लोगों को। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन हो सके तो उन्हें जल्दी चलता करने की कोशिश करना। ये क्या बात हुई माँ जी? पहली बार कोई मेरे मायके से यहाँ आ रहा है और आप ऐसी उलझुल बात कर रही हैं। अरे, आप लोगों का कोई भी मेहमान आता है तो मैं उनकी खातिरदारी करने में कोई कसर छोड़ती हूँ क्या? अरे बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही है। देख, हमारे तो सब रिश्तेदार हैं ही आसपास के। कोई आता भी है तो घंटे 2 घंटे में चाय पानी पी कर लौट जाता है। अब तेरा मायका है दूर, तेरे दीदी जीजा जी आएंगे तो उनके रुकने की ठहरने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। अब घर की हालत तो तू देख रही है ना, छोटा सा घर है हमारा, पहले ही इतने सारे लोग रहते हैं उसमें, और फिर मेहमानों के ठहरने के लिए अलग से कमरा भी तो नहीं है। माँ जी, ये आपने भली बात की। अब हमारा घर छोटा है तो क्या हम सबके साथ रिश्तेदारी ख़त्म कर ले? अरे, समय समय पर रिश्तेदार तो घर पर आते ही है ना।
अब मैं उन्हें कैसे मना कर दूं कि आप मेरे घर मत आओ? आपकी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अरे 2-4 दिन के लिए देवर जी को बोल दीजिए ना कि छोटे वाले देवर जी के साथ एडजस्ट हो जाए, एक कमरा खाली हो जाएगा, उसी में मेरे दीदी जीजाजी रुक जाएंगे। धीरे धीरे बड़ी बहू की शादी को 1.5 साल का समय बीत गया था और इतने समय में वो एक प्यारे से बच्चे की माँ भी बन गई थी। राम प्यारे के तीनों बेटों में सिर्फ 1-1 साल का ही अंतर था। बड़े भाई की शादी होते ही दोनों छोटे भाइयों के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ सुनील और सुमित के लिए भी ना रिश्ते आ रहे हैं, तो दोनों की एक ही मंडप में शादी करवा देते हैं और काम खत्म करते हैं। शंकरलाल को पत्नी राम प्यारी की बात जंच जाती है और जल्दी ही वो अपने दोनों छोटों बेटों की शादी करके छोटी बहुओं को भी अपने घर ले आते हैं। देवर की शादी में सोना बहू ने हुक्म चलाऊंगी, मैं तो आंख दिखाऊंगी, काम कराऊंगी, ऐसा बहुत कुछ कहा था। अभी उसे पता नहीं था कि देवरानी पर हुक्म चलाना और आंख दिखाना इतना आसान नहीं होता। फिर वो भी तब जब देवरानी एक के साथ एक फ्री आ रही हो। शादी के बाद माँ जी, मुन्ना बहुत परेशान कर रहा है, आज नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट बना देती हूँ, काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं नाश्ते के बाद मुन्ना की मालिश वगैरह करूँगी, तब तक ये दोनों मिलकर लंच की तैयारी कर देंगे। भाभी लंच की तैयारी तो बाद में होगी, पहले आप ये बताइए कि आपने अभी क्या बोला? आप ब्रेड ऑमलेट बनाने वाली है? अरे ब्रेड ऑमलेट खाना तो दूर, उसकी महक भी आ गई ना तो उल्टी हो जाएगी मुझे, मैं ये सब नहीं खाती। अरे ये क्या बात हुई? तुम नहीं खाती इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी लोग भी तुम्हारे हिसाब से खाना खाना शुरू कर देंगे। तुम्हारे अलावा घर में बाकी सब लोग अंडा खाते हैं और मैं वही बनाऊंगी नाश्ते में। मेरा एक छोटा बच्चा भी है, उसकी देखभाल भी करनी होती है मुझे। ठीक है, आप बनाओ अंडा। माँ जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और जब तक घर में से अंडे की महक नहीं चली जाती मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आने वाली। अरे ये क्या किया तुमने? अब तुम 3 बहुएं हो घर में, हर काम इस तरह से करो कि किसी दूसरे को कोई आपत्ति ना हो। अब तुम अंडा बनाओगी तो ना ही पन्ना खाएगी ना ही कमरे से बाहर आएगी। बताओ इस तरह से नाश्ता बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? माँ जी सब बहाने हैं आपकी छोटी बहू के काम न करने के। मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाओ, कोई काम के लिए नहीं कहेगा। और वैसे भी भूखी कितनी देर रहेगी, उसे पता ही है, कोई ना कोई पुचकार के खिलाने के लिए तो आ ही जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ माँ जी, ये सब नौटंकी मेरे साथ नहीं चलेगी। एक तो पहले ही घर में इतना काम है, ऊपर से इनकी नाटक नौटंकी और बर्दाश्त करो। नौटंकी किसे बोल रही हैं भाभी आप? इसमें नौटंकी जैसी क्या बात है? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अरे जब मैं अंडा नहीं खाती तो नहीं खाती, कोई ज़बरदस्ती है क्या? पन्ना के जाने के बाद, अच्छा जी, अगर मैं अंडा बनाऊंगी तो तू अपने कमरे में जाकर बैठ जाएगी, तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कितने दिन बिना नाश्ता करे काम चलाएगी। अब से तो मैं रोज़ सुबह अंडा ही बनाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे और कितने दिन तू भूखी बैठी रहती है। अगर मैं भी झुक जाऊँ ना इसके आगे तो मैं भी जिठानी नहीं। सोना तो आर पार की लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो गई थी। अब अगले दिन से वो हर रोज़ सुबह सुबह कभी उबला अंडा, कभी ब्रेड ऑमलेट, कभी कुछ न कुछ बनाने लगती, जिसकी वजह से पन्ना का सुबह सुबह ही पारा गर्म हो जाता। अंडे की बदबू से उसका सर दर्द शुरू हो जाता और कभी कभी तो उल्टी तक हो जाती, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। 1 सप्ताह के बाद, माँ जी अगर आपका जेठानी जी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना तो ठीक है, आप मुझे ही ऊपर एक अलग कमरा बनवा कर दे दीजिए। मैं उनके साथ एक फ्लोर पर नहीं रह सकती। आप ही बताइए आखिर कितने दिन ये सब बर्दाश्त करूँगी मैं? आपको पता है मेरी कंडीशन कितनी ख़राब हो जाती है उनकी सुबह सुबह अंडा बनाने के कारण। अरे सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है मेरा इस घर की हवा में। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? देख बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले। मुझसे तो तूने ये बात कह दी, अपने बाबूजी के सामने कभी ये बात मत कहना। तुम्हारे बाबूजी का सख्त आदेश है कि तुम तीनों को इसी छत के नीचे एक ही चूल्हे में खाना बनाकर खाना है। अलग होने की बात ना कभी अपने दिमाग में लाना, ना मुंह पर, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ठीक है माँ जी, मुझे भी अलग होने का कोई शौक़ नहीं है। मैं अपने घर से ये संस्कार लेकर नहीं आई थी, लेकिन जब आपकी बड़ी बहू ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? पन्ना की बात सुनकर सास राम प्यारी बड़ी बहू के पास जाती है। देख बड़ी बहू, बहुत हो गई तेरी मनमानी। जेठानी होने का रौब दिखाना बंद कर दे। अब कल से अंडे का नाम भी मत लेना। जेठानी सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं होती, अपनी छोटी बहन की तरह समझोगी ना उसे तो उसका दुख दर्द तकलीफ सब समझ में आएगा तुम्हें। सास का फरमान सुन के 2-4 दिन तो बड़ी बहू अंडे को हाथ नहीं लगाती, लेकिन आखिर कितने दिन मन मार कर रह सकती थी। 1 सप्ताह के बाद वो फिर से सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा है माँ जी, इस पन्ना को मेरे खान पान से प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं भी सारी ज़िंदगी उसके हिसाब से खाना तो नहीं खा सकती, मुझे अलग रसोई बनवा दीजिए, वरना भूख हड़ताल पर मैं भी बैठ सकती हूँ। बेचारी राम प्यारी जैसे दोनों बहुओं के बीच में पीस कर रह गई थी। सोना की तरफ से बात करती तो पन्ना नाराज़ हो जाती, पन्ना की तरफ से बात करती तो सोना। हर रोज़ घर जैसे जंग का मैदान हो गया था। कुछ दिन बाद,
माँ जी, आज मायके से मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। आज सत्संग के लिए थोड़ा लेट निकलिएगा, उन लोगों से मिल लेंगी तो अच्छा होगा। अरे भाभी, अभी पिछले हफ्ते ही तो आपके भैया आए थे ना। आज तो मैंने अपनी चाची की लड़की को मिलने के लिए बुलाया हुआ है। कितने दिन से कह रही थी वो हमारे यहाँ आने के लिए। आप ऐसा करो, अपने भैया भाभी को आने के लिए मना कर दो। आज तो मेरे मायके से लोग आएंगे। अरे देखो तो कैसे बोल रही है। तुझे जिसे बुलाना है बुला, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसे बुलाऊंगी किसे नहीं। मैं तो अपने भैया भाभी से फ़ोन करके ये नहीं कहने वाली कि आज मेरी देवरानी के मायके से वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, तो आप रुक जाओ। अरे मेरे मायके वालों की कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है उन्हें आने से। अरे भाभी, आप अपने मायके वालों को बुला तो लोगी, लेकिन ये तो बताओ इस घर में उनके ठहरने के लिए जगह कहाँ है? एक साथ इतने सारे रिश्तेदार आ गए तो क्या हमारे सर पर सोएंगे वो? जगह ना होने का रोना माँ जी के सामने जाकर रो, लेकिन मैं तो अपने मेहमानों को आज बुला कर रहूँगी। माँ जी देख रही हैं आप, 3 बेटों की शादी हो गई है आपकी। अब जब 3 बहुएं आई हैं तो परिवार भी तो बढ़ गया है ना। अब आपके इस 3 कमरे के मकान में इतने बड़े परिवार का गुजारा नहीं होता। तुम तीनों रोज़ाना मुझे आकर पट्टी मत पढ़ाया करो। अरे एक ही घर में रहती हो, किसी भी रिश्तेदार को घर पर बुलाने से पहले आपस में बातचीत नहीं कर सकती? एक दूसरे से पूछ लिया करो ना कि उस दिन किसी और का रिश्तेदार तो नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता, तुम अपने रिश्तेदारों को अपने कमरे में सुलाओ या सड़क पर टेंट लगाकर। तुम्हारे लिए अपना मकान थोड़ी ना बदल देंगे हम लोग। सास ससुर के रवैये से तीनों बहुएं बहुत परेशान थी। साल दर साल बीतते जा रहे थे और एक एक करके अब तीनों बहुएं 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अरे थक गई हूँ मैं सुबह से नाश्ता बनाते बनाते। पूरे 15 लोगों का परिवार हो गया है। इंसान हूँ, रसोईया नहीं। उसमें भी इन दोनों के बच्चों की तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। मेरे बच्चे तो बेचारे सीधे साधे हैं, जो बनाकर दो चुपचाप खा लेते। इनकी तो रोज़ नई नई फरमाइश होती है। मैं पहले ही बता रही हूँ माँ जी, मैं इतना नखरा सहने वालों में से नहीं हूँ। अरे भाभी, आप नाश्ता बनाकर कोई एहसान थोड़ी ना करती हो। नाश्ता बनाती हो तो दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ, और दोपहर का खाना बनाने में क्या मेहनत नहीं लगती? सबसे ज़्यादा मेहनत तो दोपहर में ही लगती है। दाल चावल रोटी सब्जी क्या कुछ नहीं बनाना पड़ता। मज़े तो आप लोगों के हैं। चटपट कुछ भी हल्का फुल्का बनाया और हाथ झाड़कर अपने अपने कमरे में चले गए। आपके कहने का मतलब क्या है जेठानी जी? मैं रात का खाना बनाती हूँ तो मुझे 15 की जगह 5 लोगों का खाना बनाना पड़ता है क्या? आटा लगाते लगाते हाथ दर्द करने लगता है मेरा। और वैसे भी बाबूजी की आदत तो आप लोग जानती ही हो, रोज़ किसी न किसी को पकड़ कर ले आते हैं बहू के हाथ का खाना टेस्ट करवाने के लिए। बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन अब हमारा घर ना घर कम और चिड़ियाघर ज़्यादा लगने लगा है। 4 कमरे के मकान में 15 लोग रहते हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी तू। मेरे तो 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों के साथ एक ही बेड पर एडजस्ट करने में हमें कितनी दिक्कत होती है हम ही जानते हैं। माँ जी देखिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें भी बच्चों के लिए अलग कमरा चाहिए। आखिर कब तक एक कमरे में 4-5 लोग रहेंगे हम? बहुओं की रोज़ रोज़ की तू मैं और खींचतान से राम प्यारी एकदम परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ससुर जी तो घर की राजनीति से दूर थे। आखिर बहू तो घर के मामलों में सास को ही घसीटती थी। सुनते हैं जी, 12 साल हो गए बड़े की शादी हुए, बच्चे बड़े बड़े हो गए उसके। एक ही कमरे में उसके 3 बच्चे और वो मियाँ बीवी किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं? आप कुछ तो सोचिए। अलग मकान लेकर नहीं दे सकते तो ऊपर ही 2-4 कमरे डलवा दीजिए, कम से कम बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। अब इतने भी अनजान मत बनिए आप। क्या चाह रहे हैं? आज तो बच्चे आपका सम्मान करके एक साथ रह रहे हैं, कल को बगावत पर उतर गए तो क्या होगा? सब तुम्हारी छूट का नतीजा है राम प्यारी जी। आप ही की शह है जो बहू इतनी ज़ुबान चला रही है। गांव में जाकर देखो, 2-2 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। अरे उनके बच्चे क्या एक घर में रहकर जवान नहीं होते? अगर ऐसे ही सब अलग अलग घर बनाकर रहने लगेंगे ना, तब तो परिवारों की नींव ही कमज़ोर हो जाएगी। कैसी बात करते हैं जी? अपने आनंद के लिए बेटे बहू का जीवन नरक कर रखा है हमने। देखिए, बहुएं लड़ती झगड़ती हैं, लेकिन वो अपनी जगह गलत में नहीं है। हमारा ज़माना और था और अब का ज़माना और है। बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई का बड़ा दबाव है, घर में इतना काम है कि बहुएं काम के चक्कर में अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, और उसी की चिड़चिड़ाहट वो आपस में लड़ झगड़ कर निकालती हैं। छोटी को लगता है वो ज़्यादा काम कर रही है, बड़ी को लगता है वो ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि घर में काम ही इतना ज़्यादा है कि वो तीनों पूरा दिन लगी रहती है, लेकिन घर के काम ख़त्म नहीं होते। राम प्यारी बहुओं की सारी बातें समझती थी, लेकिन ससुर शंकर लाल जी तो जैसे आंखें बंद किए हुए थे। उन्हें परिवार में किसी के कष्टों से कोई मतलब नहीं था।
जब भी राम प्यारी बेटों की समस्या के बारे में बात करती, वो गांव वालों का उदाहरण देकर उसे चुप करा देते। कुछ दिन बीते तो गांव से उनके चचेरे भाई शहर में उनके घर आ पहुंचे। अरे शंकर लाल भैया, अरसा हो गया तुमसे मिले। जब हम आखिरी बार तुमसे मिले थे ना, तो तुम्हारे ये तीनों बेटे छोटे छोटे थे, और देखो आज सब बच्चे जवान हो गए, 2-2, 3-3 बच्चों के बाप हो गए। समय भी कैसे पंख लगा कर उड़ जाता है। लेकिन एक बात कहे तुमसे, इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं तुम्हारे, सुंदर सुशील बहुएं हैं, फिर तुमने अपने घर को ये चिड़ियाघर क्यों बनाया हुआ है? इतने छोटे छोटे कमरे हैं, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रह रहे हैं। बेटे बहू के कष्ट के बारे में कभी सोचा है? कैसे गुजारा करते होंगे? आजकल तो हर किसी को प्राइवेसी चाहिए भाई। हमने तो खुद अपने दोनों बेटों के लिए शादी से पहले ही 2 जगह ज़मीन ले ली थी। दोनों को अलग अलग मकान बनाकर दे दिया है। घर के आसपास भी रहते हैं दोनों बेटे, नज़रों के सामने भी है, और अपना परिवार लेकर सुकून से भी रह रहे हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक ही छत के नीचे 20-25 लोग भेड़ बकरियों की तरह रहते रहे। शहर के मकान में ना इतनी जगह है, और ना आजकल की दौड़ भाग भरे जीवन में इतना किसी के अंदर संयम। सबको जीने तो अपना जीवन अपने अपने तरीके से, बस आपसी प्रेम और व्यवहार बना रहे, ये आवश्यक होना चाहिए। दूरियां दिलों में होती है, घरों में नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने गांव में रहकर भी शादी के बाद पहले ही दिन से अपने बेटों को इतनी छूट दे दी कि अलग अलग घर बसाने दिया? अरे भाई शंकर लाल, गांव हो या शहर, आधुनिकता की हवा हर जगह बह रही है। समझदारी इसी में है कि बहती हवा का रुख भांप लिया जाए और उसी के साथ बहा जाए। ईश्वर की कृपा से दोनों बेटे खुशहाल जीवन जी रहे। हमारा क्या है, कुछ दिन छोटे के पास रहता है, कुछ दिन बड़े के पास, और कुछ दिन अपने मकान में ठाठ से जीते हैं भाई। जो बात राम प्यारी और तीनों बहू बेटे मिलकर पिछले 12-13 साल में शंकरलाल को नहीं समझा पाए थे, वो बात चाचा जी कुछ घंटे की मुलाकात में शंकरलाल को समझा गए। नेहा एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी, पर उसकी शादी एक अच्छे घर में होती है। क्योंकि नेहा मिडिल क्लास से थी, इसलिए उसे पैसों की कदर थी। पर नेहा के देवरानी सुरभि एक अच्छे घर से थी, और नेहा की देवरानी को आया भी कुछ ही दिन हुए थे। पर सुरभि अपने ससुराल आते ही अपने संस्कार और स्वादिष्ट खाना बनाने की कला से घर वालों का दिल जीत लेती है। सच में बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। मुझे जैसी बहू चाहिए थी, भगवान ने बिल्कुल वैसी ही बहू मुझे दी है। सच में सुरभि, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना पाती। दीदी, खाने में स्वाद तो होगा ही ना, जब अच्छी और महंगी क्वालिटी के सामान इसमें जाएंगी तो। मैंने सारे मसाले MDH के ही लिए थे, वो भी महंगे वाले। यहाँ तक कि सब्जियां भी मैंने नितिन जी से ही मंगवाई थी, वो भी मॉल से। सारी सब्जियां ताजी है, एकदम फ्रेश सब्जियां खाने से कोई बीमारी भी नहीं होगी। क्या तुमने फिर से सारा सामान मॉल से मंगवाया? लेकिन रसोई घर में तो सारा सामान पहले से ही रखा हुआ है, और सारे अच्छी क्वालिटी के ही है, कुछ भी खराब नहीं है घर में। आप सही कह रही हैं दीदी, घर में सारी चीजें रखी है, पर सब्जियां फ्रेश नहीं लग रही थी। एक आधी टमाटर तो पिचक भी गई थी, और धनिया के तो कुछ पत्ते सूख भी गए थे। प्याज भी कोई बड़े थे, कोई छोटे थे, इसलिए मुझे दोबारा से सारी सब्जी, सारे मसाले मंगवाने पड़े। घर के सामान को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो फ्रेश नहीं है। अरे कोई बात नहीं बहू, तुझे जो ठीक लगे तो वो करना। अगर सब्जियां सड़ गई थी तो अच्छा हुआ जो तूने मंगवा ली। अब कल किसी को मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। फिर क्यों माँ जी? सब्जियां तो मैंने सिर्फ अभी के लिए ही मंगवाई थी। सब्जियां तो हमें फ्रेश बाजार से जाकर तुरंत बनानी चाहिए, इसलिए कल की सब्जियां लानी होगी। अब एक दिन पहले तो सब्जी लाकर घर में नहीं रख सकते ना। अगर हम 1-2 दिन पहले रख लेंगे तो सब्जियां फ्रेश कैसे रहेंगी? और घर में जो पहले की सब्जी रखी थी, क्योंकि वो खराब हो गई थी, इसलिए वो सारी मैंने फेंक दी है। क्या तुमने वो सारी सब्जियां फेंक दी बिना देखे? अरे जो खराब हो गई थी सिर्फ उन्हें फेंकती ना, सारी सब्जी को फेंकने की क्या जरूरत थी? ये तो फिजूल खर्ची है माँ जी। अरे कोई बात नहीं बड़ी बहू, वो अभी नहीं है, उसे पता नहीं है। उसे जो ठीक लगा उसने किया, पर यहाँ धीरे धीरे तो उसे सब सिखा देना। चलो अब रात बहुत हो गई है, सब आराम कर लेते हैं। सुमित्रा की वजह से नेहा कुछ नहीं कह पाती। अब अगले दिन नेहा कपड़े धो रही होती है, तभी उनके दरवाजे पर लॉन्ड्री वाला आ जाता है। मैम साहब, मैं आ गया। जितने भी कपड़े हैं जल्दी से दे दो, मुझे अगले घर में भी जाना है। माफ करना भाई साहब, पर हमें अपने कपड़े लॉन्ड्री में नहीं देने। आपको यहाँ बुलाया किसने? अरे दीदी, इन्हें मैंने बुलाया है। देखिए ना, घर में कितने सारे कपड़े हैं, और मशीन से सही से साफ भी नहीं होते कपड़े। और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिन्हें मशीन और हाथ से धोना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लॉन्ड्री वाले को बुला लिया है।
एक काम तो हमारा कम होगा। भाई साहब, आप ये सारे कपड़े ले जाओ। इस तरह सुरभि घर के सारे गंदे कपड़े लॉन्ड्री वाले को दे देती है। लॉन्ड्री वाले के जाने के बाद सुरभि कपड़ों को लॉन्ड्री में देने की क्या जरूरत थी? ये सारे कपड़े तो डेली पहनने वाले कपड़े हैं। भला डेली पहनने वाले कपड़े कौन लॉन्ड्री में देता है? हाँ, अगर कुछ भारी कपड़ा है या कोई ऐसा कपड़ा है जिसे हम कभी कभी पहनते हैं तो वो तुम दे देते तो समझ में आता। ये तो बिल्कुल फिजूल खर्ची है। दीदी, आप सच में ना बहुत कंजूस है। इतने पैसे बचाकर क्या करोगी? हम इतने महंगे कपड़े लेते हैं और अपने हाथों से धोकर उन्हें 2 दिन में खराब कर देते हैं। अगर हम लॉन्ड्री में कपड़े देंगे तो हमारे कपड़े हमेशा नए की तरह चमकते रहेंगे। एक बार फिर सुरभि नेहा की नहीं सुनती और फिजूल खर्ची करके अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और सुरभि हमेशा फिजूल खर्ची करती और जब भी नेहा उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उल्टा नेहा को ही समझा देती। अब ऐसे ही एक दिन नेहा और सुरभि सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती हैं, जहां नेहा बाजार में मोल भाव करके सब्जी ले रही थी। क्या 50 रुपए किलो टमाटर? अरे भैया, अब तो टमाटर का दाम गिर गया है, फिर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? और पीछे टमाटर वाला देखिए 30 रुपए किलो दे रहा था। भाभी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो? और क्या जरूरत है इतना मोल भाव करने की? वैसे भी ये टमाटर सही नहीं है, कहीं और से लेते हैं। सुरभि, तुम नहीं समझोगे, ये टमाटर बहुत अच्छे हैं, बस इनमें से थोड़ा सा छटना होगा। और अभी ये तुम्हें 50 रुपए में दे रहा है ना, देखना कुछ देर बाद यही 30 रुपए में देगा। तुम बस देखती रहो। भैया बताओ, सही सही रेट देना है या नहीं देना, या फिर मैं जाऊं किसी और दुकान पर? अच्छा ठीक है बहन जी, ले लो, मुझे भी तो अपना माल खत्म करना है। अब क्या था, नेहा 50 रुपए का टमाटर 30 रुपए में लेकर चल पड़ती है और सुरभि की एक नहीं सुनती। घर आने के बाद सुरभि अपनी जेठानी से कहती है, सच में दीदी, आज हम इन बासी सब्जियों का खाना बनाएंगे। कहाँ से ये आपको फ्रेश लग रहा है? आप इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझती? जो चीज़ सस्ती मिलती है वो अच्छी नहीं होती। 2 पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा तो मिले। सुरभि, आखिर इन सब्जियों में खराबी क्या है? एक भी सब्जी ऐसी है जो सड़ी हुई हो? नहीं ना। और वैसे भी जो चीज अच्छी दिखती है ना, वो जरूरी थोड़ी ना कि अंदर से भी अच्छी हो। और जो चीज ऊपर से अच्छी नहीं होती, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी खराब हो। भाभी, आप नहीं समझोगे। मैं आपको एक दिन दुकान लेकर चलूंगी और वहाँ के सामान में और ये जो बाजार में खुले सामान मिलते हैं ना, उनके बीच का फर्क दिखाऊंगी। हमेशा की तरह आज भी सुरभि अपनी जेठानी की बातों को ना तो सुनना चाहती थी और ना ही समझना। हमेशा की तरह आज भी सुरभि अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और सुरभि इस बार नेहा को सब्जी की दुकान में ले जाती है, जहां सब्जी से लेकर दाल, नमक, मसाले सब बिक रहे थे। सुरभि, ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ सब कुछ कितना महंगा होगा, सोचा भी है तुमने? दीदी, अगर रेट ज्यादा है तो सामान भी तो अच्छा होगा। अब देख लो आप खुद ही, बाजार में जो आपने सामान लिया उस पे आपको कितना छांटना पड़ रहा था, पर इसमें देखो, आप आंख बंद करके ले सकते हो कोई भी बाजार की चीज। और यहाँ की चीज में जमीन और आसमान का फर्क है, इसीलिए कहती हूँ 2 पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा मिले। अब सुरभि सारी महंगी चीजें लेती है और 3000 की सब्जियां और रसोई से संबंधित कुछ जरूरत के सामान खरीदती है। जिन 3000 को नेहा सोच समझ कर खर्चती, उस 3000 को सुरभि एक ही दिन में उड़ा देती है। अब क्या था, इतना पैसा खर्च होने के बाद नेहा का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो घर आकर हिसाब करने लगती है, जिस पर सुरभि अपनी जेठानी से कहती है, क्या हुआ दीदी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको किसी चीज का सदमा लग गया हो, और आप क्या बार बार बिल को और सामान को देखी जा रही हैं? मैं देख नहीं रही सुरभि, हिसाब लगा रही हूँ। आखिर हमने कितनी महंगी सब्जी ले ली जो 3000 खत्म हो गए। तुम जानती भी हो, इन 3000 रुपयों से घर का राशन और बिजली बिल जमा हो जाता है और न जाने और कितने काम हो जाते। नेहा फिजूल खर्ची देखकर परेशान थी, तो वहीं सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद सुमित्रा वहां आती है और नेहा सारी बात सुमित्रा को बताती है, जिस पर सुमित्रा नेहा से कहती है, बहू, तेरा फिक्र करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मुझे भी यही लग रहा है कि नेहा फिजूल खर्च करती है। उसे समझाना बहुत जरूरी हो रहा है। जरूरी नहीं कि जो चीज महंगी है वही अच्छी है, कई बार सस्ती चीज भी अच्छी और टिकाऊ निकलती है। वही तो माँ जी, सुरभि को समझा समझा कर मैं थक चुकी हूँ, पर मेरी महंगी देवरानी को कौन समझाए कि सस्ती चीज खराब नहीं होती। बहू, अब तुझे ही कुछ करना होगा। मेरी तो अब तू ही आखिरी उम्मीद है। अगर ये घर छोटी बहू के हाथों में गया तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। सुमित्रा की बातें सुनकर नेहा की चिंता और बढ़ जाती है और एक दिन अपनी महंगी देवरानी को समझाने के लिए उसे अपने साथ मॉल लेकर चलती है। क्या बात है दीदी,
आज आप मॉल आई हैं कपड़े खरीदने। आखिर आपको भी मेरी बात समझ में आ गई ना कि महंगी चीज़ अच्छी होती है और जो चीज़ सस्ती होती है ज़रूर उसमें कुछ कमी होती है, इसीलिए तो वो चीज़ इतनी सस्ती मिलती है। शायद तुम सही कह रही हो सुरभि, पर आज हम दोनों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है और कौन सी चीज़ खराब। अच्छा, तुम्हें जो कपड़े यहाँ पर पसंद आ रहा है ना, ले लो। आज मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगी, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। आज कोई कंजूसी नहीं। नेहा की बातें सुनकर सुरभि की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपने लिए 10,000 की एक साड़ी खरीद लेती है। अब क्या था, नेहा सुरभि को अपने साथ एक छोटी सी दुकान में लेकर चलती है। सुरभि, तुम्हें महंगी चीज़ पसंद थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें मॉल से साड़ी दिलाई। अब मुझे तो सस्ती वाली चीज़ें पसंद है भाई। तुम मुझे वैसे ही साड़ी इस छोटी सी दुकान से दिला दोगी? भाभी कैसी बात कर रही हो? मैंने मॉल से जो साड़ी ली है ना, वहाँ डिजाइनर कपड़े ज्यादा बिकते हैं। इतनी महंगी और अच्छी साड़ी इस दुकान में कहाँ से मिलेगी? अरे बहन जी, आप दोनों साड़ी की बात कर रही हो। हमारे यहाँ हर तरह की साड़ियाँ मिलती है। एक बार आप मुझे दिखाओ, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। दुकानदार के कहने पर सुरभि अपनी साड़ी निकाल कर दिखाती है और दुकानदार उसे ठीक वैसी ही साड़ी निकाल कर उसके सामने रखता है। दुकानदार के पास बिल्कुल वैसी ही साड़ी थी और रेट बताते हुए कहता है, ये लो मैडम आपकी साड़ी, ठीक वैसी जैसे आपने मांगी थी। आपको ये साड़ी मुझसे कम दाम पर और अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। ये साड़ी सिर्फ 2,000 की है। क्या 2,000 की? दीदी 2,000 वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये साड़ी मॉल से ही ले लो। वहाँ की साड़ी अच्छी और टिकाऊ होती है। ज़रूर इस साड़ी में ना कुछ गड़बड़ होगी। वैसे भी यहाँ के कपड़े में फ़र्क होता है। ये साड़ी पुरानी होगी या तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसीलिए तो सस्ते में दे रहा है। नहीं नहीं भैया, मुझे ना ये साड़ी बहुत पसंद आई है, आप इस साड़ी को पैक कर दो। पर दीदी, सुरभि नेहा को वो साड़ी लेने से मना करती है, पर नेहा वही साड़ी लेती है और दोनों साड़ी लेकर एक दूसरी दुकान में जाते हैं जहाँ पुराने कपड़े लिए जाते थे और बदले में सामान दिया जाता था। भैया, ये मेरी साड़ी है, मुझे इसका कोई काम नहीं है, इसे आप रख लो और बताओ कि इसके बदले में मुझे क्या मिल सकता है। मैडम, ये साड़ी तो बिल्कुल नई लग रही है। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। आप ये साड़ी देकर कुछ दूसरा सामान लेना चाहती हो? खैर, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपको इस टब के अलावा और कुछ नहीं दे सकता एक साड़ी के बदले। क्या? इतनी अच्छी साड़ी देने पर ये एक छोटा सा टब? अच्छा, अगर मैं इससे भी महंगी एक और साड़ी आपको दूंगी तब तो आप मुझे बाथ टब दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब नेहा सुरभि की साड़ी निकालती है और उस आदमी को देती है, पर टब वाला सुरभि की साड़ी लेने से ही मना कर देता है। मैडम, ये साड़ी हमारे किसी काम की नहीं है, इससे तो हम फ्री में भी ना लें। अगर आपको बाथ टब चाहिए तो आपने जैसे पहले साड़ी दी थी ना, वैसी कोई दूसरी साड़ी ला कर दो। इस साड़ी से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसी साड़ी से आपको कुछ लेना है तो कम से कम 4-5 साड़ियाँ लेकर आओ। कितनी हल्की साड़ी है ये, किसी पुराने कपड़े पर काम करके नया बना दिया ऐसी लग रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते भी हो ये साड़ी कितनी महंगी है और ये एक डिजाइनर साड़ी है और इससे पहले जो तुमने ली थी वो सिर्फ 2,000 की थी। मैडम, आप लोग महंगी चीजें खरीदने वाले लोग हो, पर हमारा काम है एक चीज को एक नजर में देखकर बताना कि कौन सा कपड़ा अच्छी क्वालिटी का है और कौन सी बेकार क्वालिटी का। उस आदमी की बात सुनने के बाद सुरभि को समझ में आ जाता है जो नेहा उसे काफी समय से समझाना चाहती थी कि हर महंगी चीज जरूरी नहीं होती कि अच्छी ही हो और हर सस्ती चीज जरूरी नहीं कि खराब हो। इसलिए इंसान को अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करने चाहिए। आप पैसों की कद्र करोगे तो ही पैसे आपकी कद्र करेगा। जिसके बाद फिर कभी सुरभि फिजूल खर्ची नहीं करती और चीजों को देखकर परख कर लेना शुरू कर देती है। क्या बनाया आज घर में? खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाजिर है सोयाबीन राइस विद सोयाबीन करी। मैंने नॉनवेज बनाने को कहा था ना, और तुमने सोयाबीन बना दिए, क्यों? यू नो ना मोहित जी, आई एम नॉन वेजिटेरियन। लेकिन भाभी आप तो वेजिटेरियन है ना? हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन। नॉन मतलब नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती बट वेजिटेरियन हूँ। इट्स नॉट वेजिटेरियन। वही तो मैं भी कह रही हूँ, नॉन वेजिटेरियन। इस बैल बुद्धि को समझाना व्यर्थ है बेटा। लेकिन आज तो संडे है, आज तो नॉनवेज बना देती भाभी आप। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे ना। मुझे पता था भाभी ने कुछ तो नॉनवेज बनाया ही होगा आज। नहीं, संडे हो या मंडे,
रोज खाओ सोयाबीन और ये हेल्दी होता है। फिर क्या था, नॉनवेज की आस में घर वालों को सोयाबीन से काम चलाना पड़ता है। ये है नीलम, शुद्ध शाकाहारी बहू। वहीं ससुराल में सभी लोग नॉनवेज के शौकीन। लेकिन जब से नीलम ससुराल में आई है तब से घर में नॉनवेज बैन हो चुका है। एक शाम, सुहाना चलना आज बाहर चलते नॉनवेज खाने, भाभी तो बनाने से रही। मैंने सब सुन लिया देवर जी, आज सोमवार है, सोमवार को नॉनवेज नहीं खाते। चलो, मैंने ना आज मशरूम बनाए हैं, मशरूम भी टेस्टी होता है, खा के देखिए तो। भाभी, टेस्टी एंड हेल्दी दोनों होता है, लेकिन नॉनवेज की जगह तो नहीं ले सकता ना। वही तो मैं कह रही हूँ, नॉनवेज को वेज से रिप्लेस करो। मांस मच्छी खाना अच्छी बात नहीं है। फिर क्या, बेचारे अक्षत और सुहाना दोनों को बाहर का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। नीलम ये लो चिकन, आज डिनर में चिकन बना दो। मेरे बॉस आने वाले हैं डिनर पर और वो पंजाबी है। अब तुम्हें तो पता है पंजाबियों का खाना नॉनवेज के बिना पूरा ही नहीं होता। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉनवेज कैसे बनाऊँ? अच्छा, मैं माँ को कह देता हूँ, वो बना देगी। अगर रसोई में मांस पका तो रसोई गंदी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। हाजी आप रहने दो ना, खामखा माँ को दिक्कत क्यों देनी, मैं बना देती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। फिर नीलम पैकेट लेके रसोई में चली जाती है। तभी अक्षत, सुहाना, सास तीनों वहाँ आ जाते हैं और मोहित को घूर कर देखने लगते हैं। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया, एक ही दिन में भाभी की काया पलट हो गई क्या? जो नॉनवेज के नाम से दूर भागती थी आज खुद नॉनवेज बनाएगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। अब तो डिनर में ही पता चलेगा कि दाल काली है या दाल ही नहीं है। वहीं शाम को मोहित के बॉस और उनकी बीवी घर आते हैं। नीलम अच्छे से उनका स्वागत करती है और नाश्ता पानी करवाती है। वहीं खाने के समय, इतना सारा पकवान, मोहित तुझसे दिल खुश कर देता। फिर नीलम एक एक करके सभी को खाना परोसती है। नीलम, चिकन कहाँ गया? यू नो ना मोहित जी, मैं ना ही नॉनवेज खाती हूँ और ना ही बनाती हूँ। ये क्या मोहित, बिना मांस मच्छी के खाना कैसे हजम होएगा? डोंट वरी सर, आज मैंने आपके आने की खुशी में स्पेशल डिश बनाई है। अब नीलम अपने हाथों से बनाए हुए गट्टे की सब्जी उन्हें देती है, जिसका स्वाद हूबहू चिकन के जैसा होता है और बॉस और उनकी बीवी को वो सब्जी बहुत पसंद आती है। आज तो सच्ची में दिल खुश हो गया जी। मोहित, तुम्हारी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। सच में खाने में नॉनवेज नहीं था बस, लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी थी। फिर सभी वहां से विदा लेते हैं। ये क्या था नीलम, तुमने तो भरे बाजार में नाक कटा दी मेरी। इतनी रात को कहाँ बाजार लगा है जी, और कहाँ कटी है आपकी नाक और कैसे? लाइए दिखाइए, मैं अभी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये क्या, आपकी नाक तो बिल्कुल ठीक है। अरे मूर्ख, उसके कहने का मतलब है कि बॉस और उनकी बीवी के सामने तुमने हमारी इज्जत कम करवा दी। नॉन वेज से तो पंजाबियों की शान होती है और खाने में नॉन वेज की जगह तूने घास फूस ला कर रख दिया। कितना बुरा लगा होगा उन्हें, इससे तो हमारी इज्जत घटी ना। सब मान घड़न कहानियां हैं। उन्होंने गट्टे की सब्जी की कितनी तारीफ की, ये नहीं दिखा आपने? नॉनवेज नहीं तो सब्स्टिट्यूट तो रखा था ना। इससे बहसबाजी बेकार है। वैसे तूने उस चिकन का क्या किया? वो तो फेंक दिया खिड़की से बाहर। अभी तक तो कुत्ते खा गए होंगे उसे। मेरी रसोई अशुद्ध हो जाती तो इसलिए। इससे बड़ा विद्वान कौन होगा भला? ऐसे ही नीलम कभी भी घर में नॉनवेज नहीं बनने देती और नॉनवेज की जगह सबके सामने वेज ला के रख देती, जिस कारण सभी उससे नाराज रहने लगते हैं। देखिए माँ जी, आज मैंने आपका फेवरेट नाश्ता बनाया है, साबूदाना की खिचड़ी। नहीं चाहिए, लेकर जा यहाँ से। देखो सुहाना, मैंने तुम्हारे लिए इडली बनाई है, टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। मुझे इडली नहीं पसंद, आप ही टेस्ट कर लो। देवर जी, ये देखो, आज मैंने आपका फेवरेट पनीर पकौड़ा बनाया है। पनीर? छी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई लव चिकन।
चिकन बनाया है तो बताओ। इस तरह नीलम सबको मनाने के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाकर लाती, लेकिन वो उसे छूती तक नहीं है और नीलम को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। चलो सब लोग खाना खा लेते हैं। तभी नीलम देखती है कि सभी ने बाहर से नॉनवेज ऑर्डर किया है और सब वही खा रहे हैं। ये क्या, मैंने जो बनाया है उसे कौन खाएगा? अगर वो खत्म नहीं हुआ तो मैं फिर कभी खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ हाँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वेज की हुकूमत नॉन वेज पर नहीं चलेगी। बहुत खा लिया पनीर पकोड़ा, अब तो घास फूस से लगता है। लाओ थोड़ा चिकन विकन, उससे बॉडी बिल्डअप होता है। और मोहित जी, आप भी नहीं खाएंगे ना खाना? मैं तो तुम्हारे हाथ से जहर भी खा लूं। वेज क्या चीज है? पापा आप भी चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नॉनवेज की हड्डी गले में अटकती है क्या जी? नहीं तो भाग्यवान क्यों? तो ये खाओ ना चुपचाप। सास की डांट से ससुर जी चुपचाप बैठ जाते हैं और सभी हंसने लगते हैं। आज तो भाभी ने भैया की क्लास ही लगा देनी थी, अगर नहीं जाते तो। हाँ, मेरी शादी नहीं हुई ये अच्छा ही तो है। बेटा अगला नंबर तेरा ही है। लेकिन माँ, वेजिटेरियन लड़की मत ढूंढना मेरे लिए, वरना मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। बेटा तूने तो पहले से ही ढूंढ रखी है, हैं? मतलब भाई, मम्मी को सब पता है, तू भाभी की बहन को पसंद करता है ना। निकल ले यहाँ से, वही अच्छा है। क्या मतलब? नहीं माताश्री, मैं निकलता हूँ। मुझे तो अब 9-10-11 होना है। इस पर देवर चुपचाप वहां से निकल जाता है और सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। घर वाले नीलम की वेज बनाने की आदत से इतने परेशान हो गए थे कि वो डेली बाहर से खाना ऑर्डर करने लगे थे और कोई भी उसके हाथ का बनाया खाना छूना भी पसंद नहीं करता था। सबको पता नहीं क्या हो गया है, अब इनको कौन समझाए। ज़्यादा मांस मछली भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ऊपर से इनकी वजह से कई जीव की हत्या हो रही है। ये ठीक नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि ये लोग नॉन वेज हमेशा के लिए छोड़ दें। अब नीलम घर वालों के पास जाती है। आप लोगों को वेज बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया है आज से मैं सिर्फ नॉन वेज ही बनाऊंगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना नीलम? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सबके लिए स्पेशल नॉन वेज डिश है। स्पेशल? 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 सब स्पेशल स्पेशल क्यों बोल रहे हो? सच में कुछ स्पेशल ही है। हम ये सोच रहे हैं कि जो नॉनवेज छूती भी नहीं, वो नॉनवेज में क्या स्पेशल बनाएगी। अब वो तो आप लोग टेस्ट करके ही बताना। फिर नीलम रसोई में जाके आटे से तरह तरह की नॉनवेज चीज़ें बनाती है, जैसे आटे से चिकन लेग पीस, आटे की मछली, आटे के प्रॉन्स, और उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देती है, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता कि वो वेज है और सभी चाव से खाते हैं। सच में स्पेशल था आज। इतना टेस्टी नॉनवेज तो मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया। सच में इट्स डिलीशियस। बहू, रोज ऐसा ही खाना बनाया कर। जी पापा जी। इस तरह सभी लोग वेज को नॉनवेज खाना समझकर खा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब नीलम रोज़ाना ही इसी तरह का खाना बनाने लगती है और सभी मज़े से खाते। फिर एक दिन, भाभी, आप रोजाना खाना बनाकर थक जाती है ना, आज हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, क्या कहती हो? नहीं नहीं नहीं, बाहर से क्यों, मैं बना देती हूँ ना। जब सुख मिल रहा है तो ले लेना। एक औरत किचन से भागने की कोशिश करती है और तू है कि किचन में ही घुसी रहती है सारा दिन। अब लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम आज आराम करो, आज हम बाहर से नॉनवेज मंगाएंगे। फिर नीलम के मना करने के बाद भी सभी बाहर से खाना मंगाते हैं। छी मम्मी, ये देखो ना, इस खाने से कितनी बदबू आ रही है। हाँ, बहुत अजीब स्मेल कर रहा है। हाँ, लेकिन ये तो पहले भी ऐसा ही आता था, तब तो हम खा लेते थे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि बहू के हाथ का बनाया नॉनवेज तो काफ़ी खुशबूदार और स्वादिष्ट होता है। चलो अब मंगाया है तो खाकर देख ही लेते हैं। नहीं, मैं तो एक निवाला भी नहीं खा सकता, कितना अजीब दिख रहा है ये। इसके बाद कोई भी उस खाने को नहीं खाता और सारा खाना वेस्ट हो जाता है। बहू, तूने हम लोगों के लिए नॉनवेज बनाना सीखा। पता नहीं कैसे तू इतना टेस्टी नॉनवेज बना लेती है। मुझे भी सिखाना।
सच कहूँ, मैंने तो कभी नॉनवेज बनाया ही नहीं। क्या मतलब? मैंने बस आपको उल्लू बनाया। भाभी, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया आपने उल्लू खिलाकर। अरे नहीं नहीं, राम राम राम, कैसी बात करती हो? राम राम नहीं, जय सिया राम। अरे मेरे भोलू राम, मैंने राम राम कहा, जैसे लोग तौबा तौबा कहते हैं ना। मेरा मतलब ये था कि मैंने कभी आप लोगों को नॉनवेज नहीं बना कर दिया और ना मैंने खुद खाया। तो आप जो रोज बनाती हैं वो क्या है? वेज। पड़ गए ना चक्कर में सभी। एक्चुअली मैं आटे को नॉनवेज का शेप दे के नॉनवेज मसाले का यूज़ करके उसकी सब्जी बनाती थी, जो कि पूरी तरह नॉनवेज के जैसे दिखती थी। इट्स सिंपल। और अब आप लोग भी मेरी ही तरह वेजिटेरियन हो गए, इसलिए आपको नॉनवेज की खुशबू से भी एलर्जी होने लगी। बहू, तूने ये ठीक नहीं किया। माँ जी, पता नहीं, नॉनवेज खाने वालों के कारण हर दिन दुनिया में 20 करोड़ से भी ज़्यादा जानवर मारे जाते हैं। अगर हम इंसानों को भी खाने वाला कोई पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा? हमारे कारण रोज़ाना कई बेज़ुबान मासूम जानवर मारे जाते हैं। से नो टू नॉनवेज, से नो टू किल एनिमल। जिसके बाद सभी को इस बात का एहसास होता है और वो नीलम की भावनाओं से जुड़ पाते हैं, और इसके बाद सभी हमेशा के लिए शाकाहारी बन जाते हैं। लेकिन नीलम सभी को शाकाहारी अंदाज में मांसाहारी खाना खिलाना बंद नहीं करती।